हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशन के एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, बीमाओं के अनुप्रयोग। बीमाओं के अनुप्रयोग कहाँ पे होता है, बीमा का उपयोग हम लोग कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको देखने और पढ़ने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, ये NCERT का फर्स्ट चैप्टर का ये डायमेंशन का टॉपिक है और डायमेंशन से रिलेटेड जो भी उपयोग है उसकी बात हम लोग करेंगे। वैसे आप लोग डायमेंशन पढ़ चुके हैं और उसका उपयोग कहाँ और कैसे करना है आपको आज सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे, बीमाओं के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। बीमा कहाँ पे उपयोग किया जाता है और कैसे, उसकी बात करेंगे। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदलेंगे वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका थ्योरी बताएंगे, उसके बाद दो क्वेश्चन आपको लगाएंगे, तब जाकर के आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदले। जैसे सपोज दैट अक्सर आपसे कहा जाए कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक न्यूटन में कितना डाइन होगा तो शायद आपको कंफ्यूज होगा या फिर याद किए होंगे तो बता दीजिएगा, लेकिन कैसे आएगा वो चीज़ को हमें सीखना है। मान लेते हैं कोई भी पद्धति हो, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में अगर बदलना हो, न्यूटन को डाइन में बदलना हो या डाइन को न्यूटन में बदलना हो, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये 1, 2 और मान लेते हैं यहाँ पे 3 और ये 4 है, यानी कि इसको बोलते हैं N1, इसको बोलते हैं U1, इसको बोलते हैं N2, इसको बोलते हैं U2। ध्यान से ये 4 इसमें पॉइंट हैं, एक N1, U1, N2, U2, और ये N1, U1, N2, U2 क्या है उसकी बात करेंगे। तो देखिए एक पद्धति है, एक पद्धति का मतलब N1 और पद्धति यानी कि मात्रक हो जाएगा U1 और दूसरा पद्धति जो हो जाएगा N2 और मात्रक हो जाएगा U2। N1 का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, N1 मतलब होते हैं यानी कि एक पद्धति, क्या हो गया, एक पद्धति, और ये है N1। U1 का मतलब हुआ कि एक पद्धति में मात्रक, क्या होता है, एक पद्धति में मात्रक, और दूसरा हो गया N2। N2 का मतलब कि दूसरा पद्धति में, दूसरा पद्धति, और U2 का मतलब हो गया दूसरा पद्धति में मात्रक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो ये आप देख रहे हैं 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। ये 1 जो है वो आपका पहला जो है पद्धति है और N जो है वो पहले पद्धति का मात्रक है। ये डॉट जो है वो दूसरे पद्धति में उसका मान क्या होगा, और डाइन जो है वो दूसरे पद्धति का मात्रक है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे, इसका एक फार्मूला है, फार्मूले के थ्रू हम आपको बताएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं N1 U1 बराबर N2 U2। N1 और U1 का मतलब होता है पहले पद्धति में मात्रक। तो कोई भी डायमेंशन की बात करें, कोई भी बीमा की बात करें, तो उसका जो बाबू मात्रक होता है हम MLT के रूप में लिखते हैं। क्या चीज़ के हैं, M1 L1 T1 के रूप में लिख लेते हैं। और ये N2 होता है, U2 जो है वो दूसरे पद्धति में मात्रक होता है। दूसरे पद्धति की मात्रक को भी MLT के रूप में हमको लिखना होता है।
M1, M2, L2 और ये T2। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होगा कि सर अगर 3 से ज़्यादा मात्रक होगा तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए विमाओं के अनुप्रयोग में क्या होता है कि जो भी भौतिक राशि हो जिसकी 3 भी MLT के रूप में अगर होगा उसी को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर 4 आ जाएगा तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये विमाओं की सीमाएं हैं जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो विमा की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है जिसमें ये काम करता है। जैसे अगर कोई भी अगर पद्धति हो और उस पद्धति का मात्रक 3 टर्म हो MLT के रूप में होगा तभी वो उसका एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करेंगे। 4 होगा तो नहीं। जैसे मान लेते हैं N1 को हमको चेंज करना है। क्या चीज़ को? N1 को चेंज करना है तो N1 बराबर हम लिख सकते हैं N2। N1 बराबर क्या लिख सकते हैं? N2 और लिखेंगे M2 बाई M1 और L1 बाई L2 और T1 बाई T2। अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी बीमा होगा उस बीमा की कुछ ना कुछ पावर होंगी। तो हम यहाँ पर पावर हम क्या ले लेते हैं? A B C, इसका भी A, इसका भी B, इसका C, ये A, ये B और C। तो इस तरह से इसका पावर A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कोई भी बीमा है उस बीमा का कुछ ना कुछ पावर होगा तभी उसकी बीमा कहलाएगी। पावर M का हम बीमा मान लेते हैं A, L का बीमा B और T का पावर C। तो दूसरे पद्धति में भी हमारा बीमा वही होगा कि M का पावर A, L का पावर B और T का पावर C। अगर हमें N1 निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज करना होगा। अगर N2 निकालना होगा, मान के चलिए N2 निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये इसके बाई में आ जाएगा। हम लिखेंगे क्या? N1 और M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B और ये हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 2 है, ये हम कर लेते हैं M2, L2, T2 और ये 1 हो जाएगा। चूँकि ये बाई में आ जाएगा तो M1, L1, T1 के रूप में होगा। अगर ये इसके बाई में आएगा तो ये हमारा हो जाएगा T1 बाई T2। तो ये 2 फार्मूला है N1 निकालने के लिए और ये N2 निकालने के लिए। कोई भी फार्मूला हमको यूज करना होता है, ये देखना पड़ता है कि हमको एक पद्धति के दूसरे पद्धति में परिवर्तन करना है कि दूसरे पद्धति से पहले पद्धति में परिवर्तन करना हो। जो भी हो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि सबसे पहला कैसे हम इसको इस फार्मूले पे परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तन कीजिए, डाइन में परिवर्तन कीजिए। या पूछ सकता है कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। इसका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है, क्वेश्चन कैसा भी घुमाए, कितना भी कुछ करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि मात्रक किसका है। न्यूटन देख रहे हैं, न्यूटन जो है किसका मात्रक है? तो बल का, SI मात्रक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं बल का SI मात्रक न्यूटन तथा हम कर सकते हैं CGS मात्रक
डाइन होता है। याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अब इसको हमें परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले बल का बीमा लिखते हैं। किसका बीमा? बल का बीमा हम जानते हैं mLT का पावर -2। अब देखिए, m का पावर a ले लेते हैं, l का पावर b ले लेते हैं, t का पावर c ले लेते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू हमारा 1 और c का वैल्यू -2 है। और यहाँ पे देखिए, हमको 1 न्यूटन बराबर डाइन में चेंज करना है। तो n1 का वैल्यू दिया है बाबू 1, n2 का वैल्यू आप जानते हैं, ये दिया है m1 L1 T1 का पावर -2। और देखिए n2 का वैल्यू पूछ रहा है, और u2 का आपका मात्रक दिया हुआ है m2 L2 T2 का पावर -2। ये आप ध्यान से समझिएगा। n2 ये आपका u2 हो गया। u2 का मतलब कि पहले पद्धति का जो मात्रक है वो, और u2 का मतलब एक हमारा u1 हो गया, ये u1 हो गया पहले पद्धति का मात्रक, u2 हो गया दूसरे पद्धति का मात्रक। हमको ये देखना होता है कि जो मात्रक होता है वो भले अलग अलग हो, चाहे वो एसआई की मात्रक हो और चाहे वो सीजीएस की मात्रक हो, लेकिन उसकी बीमा जो होती है बाबू वो mLT का पावर -2 दोनों कंडीशन में सेम होता है। हम फार्मूला यूज करते हैं। देखिए, हमें क्या निकालना है? n2 निकालना है। n2 बराबर हम लिख सकते हैं n2 बराबर n1, और लिखेंगे क्या? ये देखिए m1 बाई m2 m1 बाई m2 का पावर a, L1 बाई L2 का पावर b, और T1 बाई T2 का पावर c कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमें n2 को निकालना है, और n2 का जो बीमा है सबके पहले वाले में हम बीमा से भागा करते हैं। और यहाँ पे n1 का वैल्यू हम देख रहे हैं कि 1 दिया है, 1 करते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है m1, चूँकि हमारा ये m1 L1 T1 जो है वो एसआई पद्धति में है, और m जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या चीज़ को? द्रव्यमान को करता है। तो द्रव्यमान को हम लोग हमेशा kg में लिखते हैं, और m2 जो है वो सीजीएस पद्धति में है, और सीजीएस पद्धति में हमेशा हम लोग ग्राम में यूज करते हैं, नीचे ग्राम लिख लेते हैं। फिर a आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू 1 है तो 1 कर लेते हैं, इनटू L1 का वैल्यू हम क्या चीज़ में मेजर करते हैं बाबू? L1 जो होता है एसआई पद्धति में होता है तो मीटर में यूज करते हैं, मीटर करते हैं यानी कि 1 मीटर। और L2 जो है वो सीजीएस पद्धति में है, और सीजीएस पद्धति में हम हमेशा सेंटीमीटर में यूज करते हैं। क्या चीज़ में? सेंटीमीटर में। और देखिए, एसआई पद्धति हो या सीजीएस पद्धति हो, टाइम को हमेशा सेकेंड में मापते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड बाई सेकेंड कर लेते हैं, और पावर -2, तो ये कट जाएगा। अब आप देखिएगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर हम n2 निकालेंगे। n2 इज इक्वल टू 1 kg में कितने ग्राम होते हैं आपको मालूम होगा? 1000 ग्राम, यानी कि 10 का पावर 3 ग्राम, और बाई ग्राम कर लेते हैं। और इनटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको मालूम होगा कि 10 का पावर 2 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे बंद कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम कट जाएगा। n2 इज इक्वल टू 10 का पावर 3 और 2 5, ये आपका डाइन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारा 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5, ये डाइन हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर
करते हैं। एक और आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करना हो, चाहे दूसरे पद्धति से पहले पद्धति में परिवर्तन करना हो, कॉन्सेप्ट यही है, मेथड यही है। एक और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए, हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मान लेते हैं, कह दें 1 जूल में कितना अर्घ होता है। 1 जूल में कितना अर्घ होता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों को शायद याद रहते हैं कि 1 जूल में सर 10 का पावर 7 अर्घ होता है, बट ये पूछा जाए कि कैसे होता है तो शायद वो ना बताएं। तो उस चीज़ को आज समझ लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि जूल बाबू किसका एसआई मात्रक है, तो कहेंगे ऊर्जा का। अर्घ क्या है, तो कहेंगे ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। तो उस चीज़ को हमको यहाँ पर लिखना होता है। सोल्यूशन में हम करते क्या है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? जूल होता है। और इसका सीजीएस मात्रक तथा हम लिख सकते हैं सीजीएस मात्रक हम कहेंगे अर्घ होता है। अर्घ होता है, याद रखिएगा। कभी कभी कंपटीशन में ये भी पूछ देते हैं कि ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, तो अर्घ होता है। अब आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि इसका डायमेंशन क्या होता है, यानी कि ऊर्जा का बीमा। ऊर्जा का बीमा हमको बात करना हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, ml² t का पावर -2। क्या लिखेंगे बाबू? ml² t का पावर -2। और यहाँ पर एक बार आपको ध्यान देना होगा कि a = 1, b = 2 एंड c = -2, यानी कि m का पावर a मान लेते हैं फॉर्मूले में, l का पावर b मान लेते हैं और t का पावर c मान लेते हैं। तो m का पावर यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 है, l का पावर b हम मानते हैं तो यहाँ पे 2 है, b = 2 और c जो है t का पावर c हम मानते हैं और यहाँ पे t का पावर -2 है, तो c बराबर क्या लिखेंगे, -2। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 1 जूल बराबर ... और ये लिखेंगे अर्घ लिखेंगे। तो बाबू ये जो 1 है ये n1 है। क्या है? n1। इसको हम ऐसे लिखेंगे n1 बराबर 1, n2 बराबर पूछ रहा है वाट। अब देखिए u1 बराबर m1 L1 का स्क्वायर T1 का स्क्वायर करेंगे और U2 बराबर बाबू यही होगा, बट M2 L2 और T2 ये स्क्वायर कर लेते हैं। ये ध्यान से समझिए, ऐसे फार्मूले को हम लोग को लिखना पड़ता है और फार्मूले जो है उस फार्मूले पे पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए n1 का वैल्यू लिख दिए, n2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, e1 का वैल्यू हमारा m1 L1 का स्क्वायर T1 का स्क्वायर होता है और u2 का होता है m2 L2 का स्क्वायर एंड T2 का स्क्वायर। जैसे कि फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, n2 = n1, ये m1/m2 का पावर a करते हैं, L1/L2 का पावर b करते हैं, T1/T2 का पावर c करते हैं। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पहले पद्धति से दूसरे पद्धति में करना हो तो m1 L1 T1 को ऊपर और दूसरे पद्धति को हम लोग नीचे रखते हैं। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं, n2 बराबर n1 की जगह पे 1 और m1 का वैल्यू जो होता है बाबू एसआई पद्धति में मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हमेशा केजी में करते हैं, 1 kg और बाई इसको ग्राम में करते हैं।
पावर ए है, पावर वहाँ पर 1 कर लेते हैं, इंटू L1 मीटर में होता है 1 मीटर बटा में ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, और पावर 2 करते हैं। T1 जो है वो टाइम है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, पावर -2 करते हैं, ये कट जाएगा, बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। अब इसको देखिए N2 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो हम लिखेंगे 1000 ग्राम बटे में ग्राम, ये आपका हो गया द्रव्यमान। और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर, इसको हम लिखते हैं 100 गुणे 100 बाई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों हम 2 बार किए हैं, क्योंकि पावर 2 है इसलिए हम 2 बार 100 गुणे 100 किए हैं, और सेंटीमीटर का स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे हमारा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो इंटू बराबर ये 10 का पावर 3 और इंटू 10 का पावर ये 4, ये हो जाएगा 10 का पावर 7। सो हम लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 1 जूल में कितने अर्घ होता है, तो हम कहेंगे 10 का पावर 7 अर्घ होता है। कैसे होता है वो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चूँकि ये विमाओं का पहला अनुप्रयोग है, इसके बाद दूसरे वीडियो में आपको दूसरा अनुप्रयोग मिल जाएगा, फिर तीसरा अनुप्रयोग, फिर चौथा, 4 अनुप्रयोग बताएंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।